हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप इस चैनल की सारी वीडियोस अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। आज मैं आया हूं आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर, क्योंकि आज की एक वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही नहीं, इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए भी है। और इनफैक्ट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो परफेक्ट है आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर आप स्टॉक मार्केट में लर्निंग भी करना चाहते हैं और अर्निंग भी करना चाहते हैं। और अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा की है तो डीमैट अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिएगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने का इरादा है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्कैन कोड दे रखा है। ऑनलाइन छोटे से स्टेप्स को फॉलो करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सर, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ETF की पूरी मास्टर क्लास में अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ समझा दूंगा कि ये ETF आखिर होता क्या है। तो सर, सबसे पहले बताओ ETF आखिर है क्या? तो हमने अपनी बेसिक टर्म्स के अंदर ETF की फुल फॉर्म कवर करी थी। एक बार ETF की पहले फुल फॉर्म दोबारा से आपको रिवाइज करवाता हूँ। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। तो अगर आप इन शब्दों को बड़े ध्यान से तोड़कर समझो तो एक्सचेंज का मतलब तो एक तरह से आप जो स्टॉक एक्सचेंज कहते हो वो वाला एक्सचेंज। ट्रेडेड, ट्रेडेड का मतलब जिसका ट्रेड हो रहा है, यानी कि जिसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो सोचो, एक्सचेंज ट्रेडेड। अब एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडेड मतलब खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो बच्चा कह रहा है, सर क्या मैं स्टॉक एक्सचेंज भी खरीद सकता हूं? मेरा मन कर रहा है कि मैं निफ्टी खरीद लूं, मेरा मन कर रहा है सर मैं सेंसेक्स खरीद लूं, और मेरा तो मन कर रहा है यूएस का जो स्टॉक मार्केट है नेस्डेक, मैं वो खरीद लूं। क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर है यस। यही इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लगाने का मतलब यह है कि जनरली जो म्यूचुअल फंड, जो हमारी पुरानी मास्टर क्लास में आपको बताया था म्यूचुअल फंड के बारे में, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जनरली वो इसको ट्रेडेड प्लेटफॉर्म पर लेकर आती हैं। तो आम कंपनी शायद ना करे, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी जनरली ये ऐसा काम करती हैं। तो वो हमें ये सुविधा देती हैं कि हम एक्सचेंज को भी खरीद सकते हैं। तो कितना अच्छा हो गया। सोचो, हम यहाँ बैठे हैं और मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना यूएस का पूरा जो स्टॉक मार्केट है नेस्डेक, मैं उसको खरीद लूं। और उसको खरीदने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल हमारे देश के अंदर ETF नाम का जो ये प्रोडक्ट है उसमें पैसा निवेश करना है। तो ये होल कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ETF। तो छोटी सी कहानी यहाँ दे रखी है, आप इसको ऐसे समझ लो कि म्यूचुअल फंड और शेयर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हो ETF। अच्छा, अब ये भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, देखो, जस्ट लाइक शेयर। यानी कि अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक पैनल दिखाऊं और उसमें आपको अलग अलग शेयर्स दिखाऊं, तो उन्हीं शेयरों के बीच में आपको ये ETF भी नजर आ जाएगा। तो इसके नाम से मत डरना या इसके नाम पर मत जाना, ये भी शेयर की तरह ही ट्रेड हो रहा है और इसको भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने आपको निफ्टी के बारे में समझाया था तो मैंने आपको बताया था निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियों का एक तरह से मिश्रण होता है। और आप सोचो, अपना पैसा अगर उन टॉप 50 कंपनियों में लगाओगे तो कितना पैसा आपको चाहिए या फिर कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी की कितनी वेटेज है उस इंडेक्स में हमें निकालना पड़ेगा, इतना पैसा उसमें प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं, यार क्यों ना निफ्टी को मैं डायरेक्टली ही खरीद लूं। अब हम सोच सकते हैं, यार कैसे खरीद लूं? तो यही तो इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है कि कोई भी इंडेक्स जो होता है हम उसको खरीद सकते हैं, उसका भी ट्रेड होता है शेयर की तरह। तो इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए कहा जाता है ETF। तो आई होप एटलीस्ट आपको ETF का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप कुछ मत सोचो, आप सिंपल अपने मन में सोचो, जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही मैं एक्सचेंज खरीद रहा हूं, इंडेक्स खरीद रहा हूं, मैं निफ्टी खरीद रहा हूं या कुछ भी खरीद रहा हूं जो आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन इन सब को बोलते हैं ETF।
चलो सर, मीनिंग तो हो गया क्लियर। अब ये काम कैसे करता है सर, एक थोड़ा सा इसका वर्किंग और समझा दो। तो देखो वर्किंग जो है वैसे तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो हमने AMC एक कॉन्सेप्ट समझा था। सर हम तो भूल गए, चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। भाई आप ऐसा समझ लो, एक कंपनी समझ लो बस, कोई एक कंपनी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। वो क्या करती है, वो ETF बनाती है। यानी कि वो क्या करती है, वो सारा दिमाग खुद लगाती है कि अच्छा निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, उन 50 कंपनियों का कितना कितना प्रपोर्शन है, अच्छा इतना इतना प्रपोर्शन है, उन सब प्रपोर्शन को मिलाकर ये इंडेक्स बन गया। तो वो सब खुद दिमाग खुद लगाती है और बिल्कुल उसको दिमाग दुमूक लगा के वो एक प्रोडक्ट बना लेती है। उस प्रोडक्ट का नाम रख लेती है ETF और उसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा देती है। जैसे अलग अलग कंपनियों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, जैसे रिलायंस का शेयर, HDFC बैंक का शेयर, ICICI बैंक का शेयर, तो वैसे ही ये ETF भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है कि मैं खरीद रहा हूं, आप बेच रहे हो। तो ये कंपनियां ETF बनाती हैं और उनके यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा देती हैं। और आप, सबसे अच्छी बात यह है कि ETF में बिल्कुल शेयर्स की तरह ही रियल टाइम में, यानी कि बिल्कुल रियल टाइम में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और रियल टाइम का मतलब है कि जब सुबह 9:15 9:15 पर मार्केट ओपन होता है तो आप इसको भी खरीद बेच सकते हो शेयर की तरह। तो ये बिल्कुल रियल टाइम चलता है और डीमैट अकाउंट इसके लिए आपको जरूरी होता है। अब डीमैट अकाउंट सर ये क्या है? तो डीमैट अकाउंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ब्रोकर का प्लेटफॉर्म हमारे लिए जरूरी होता है जिसके माध्यम से आप ट्रेडिंग कर पाते हो। तो जस्ट लाइक शेयर आप समझ लो, ETF भी एक चीज है, एक प्रोडक्ट है जो स्टॉक मार्केट में है जिसको आप खरीद सकते हो। बाकी इसकी एक NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू होती है, जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास सीरीज में भी समझाई थी। उसके हिसाब से ये मतलब ये डेली निकलती है, इसकी भी वैल्यू चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है ETF का और उसकी वर्किंग का। अब देखो भारत में कितने प्रकार के ETFs हैं, हम थोड़ा सा उसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। तो वैसे तो देखो नाना प्रकार के ETF हो सकते हैं, लेकिन आप तो भैया सिंपल इन्वेस्टर हो या इंटरमीडिएट इन्वेस्टर भी हो, तो आपके लिए सिंपल सी बात समझो कि भारत में जो पॉपुलर कैटेगरीज है मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले तो है इंडेक्स ETF। अब इंडेक्स किसको बोलते हैं? अपने इंडिया की बात करते हैं सिंपल। हमारे यहाँ दो इंडेक्स सबसे फेमस हैं, निफ्टी जिसको निफ्टी 50 भी बोल देते हैं, और सेंसेक्स। NSE का यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, है ना, ये तो हमने पहले टर्म पढ़ भी रखे थे। तो निफ्टी और सेंसेक्स अगर मैं चाहता हूं कि यार सीधा निफ्टी खरीद लूं तो आप निफ्टी का ETF खरीद सकते हो, या आपका मानना है कि यार मैं सेंसेक्स खरीदना चाहता हूं तो आप सेंसेक्स का ETF खरीद सकते हो। तो इन्हें हम बोलते हैं इंडेक्स ETFs। फिर इसी तरह सर मैं तो गोल्ड खरीदना चाहता हूँ। ओहो, गोल्ड खरीदना चाहते हो तो खरीदो भैया गोल्ड, लाख रुपए का गोल्ड खरीदो। है लाख रुपए? नहीं सर थोड़ा सा खरीदूंगा बस, नन्ना सा। तो नन्ना सा भी खरीदोगे तब भी पैसे तो देने पड़ेंगे, सुनार के पास जाकर, ज्वेलर के पास जाकर, और ज़्यादा खरीदने होंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आओ आपको एक सस्ता जुगाड़ बताता हूँ, बढ़िया जुगाड़ बताता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको पता है गोल्ड का भी ETF है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, अगर आपका सोना खरीदने का मन कर रहा है तो मत खरीदो फिजिकल सोना। क्या करना आपको, आप उस गोल्ड को अगर खरीदना चाहते हो तो ETF के फॉर्म में खरीद सकते हो। तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ता रहेगा तो आपके इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है। एक्चुअल में ये गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करने के बराबर है, बस फर्क क्या है, डिजिटल फॉर्म में कर रहे हो आप। तो ये गोल्ड ETF हो गया। अच्छा सर मैं तो सर विदेश में, विदेशी इंडेक्स में निवेश करूंगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई US के मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, नेस्डेक में करूंगा, S&P में करूंगा, या किसी में भी करूंगा। तो इंटरनेशनल ETFs भी हमारे देश के अंदर यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। सर मैं तो ना बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, खाली खाली, मुझे बाकी कंपनियों से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ बैंकिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा। तो देखो हमारे यहाँ ETFs को सेक्टर के हिसाब से भी बना रखा है कि आप अब सिर्फ बैंकिंग शेयर्स खरीदना चाहते हो तो कितने सारे अलग अलग बैंकों के शेयर खरीदोगे,
किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे? तो बैंकिंग ईटीएफ बना रखे हैं सेक्टर के हिसाब से। इसी तरह फार्मा या किसी भी अलग सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अलग अलग कंपनियों में खुद दिमाग लगा के इन्वेस्ट करने से बेटर है उसका ईटीएफ ले लो। तो देखो कितना अच्छा। और तो इसी तरह मतलब बहुत सारे अलग अलग ईटीएफ्स होते हैं, बॉन्ड से रिलेटेड, फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ भी समझ लो, जो अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग चीजों को कवर कर रहे होते हैं। तो ईटीएफ जो है वो एक वाइड कैटेगरी है, डिपेंड करता है आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आई होप यहां तक आपको अब समझ आना शुरू हो गया होगा कि आखिर ईटीएफ होता क्या है और भारत में इसकी कई सारी कैटेगरियां हैं। अब सर आपने देखो पिछली क्लास में ना म्यूचुअल फंड बताया था, तो वो तो हम समझ गए थे। अब इस मास्टर क्लास में आप ईटीएफ बता रहे हो, तो एक बार जरा डिफरेंस हो जाए कि दोनों में क्या फर्क होता है। देखो बहुत ही सिंपल सा फर्क है। म्यूचुअल फंड का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, म्यूचुअल फंड में तो क्या होता है, एक कंपनी होती है, आप उस कंपनी को अपना पैसा देते हो, उस कंपनी को बहुत सारे लोग पैसा देते हैं और वो फिर आपके बिहाफ पे कुछ जगहों पर शेयर खरीदती है ना। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में तो आप खुद, कोई कंपनी की जरूरत नहीं है, खुद डीमैट अकाउंट खोलो, ब्रोकर का जो मैंने बताया था, उसमें जैसे आपको खुद शेयर खरीदना है वैसे ही खुद जाकर ईटीएफ खरीद लो, बात खत्म, कहानी खत्म। लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड में, उसमें आपको भाई रियल टाइम ट्रेडिंग तो नहीं मिलेगी, उसमें हमेशा दिन के अंत पर एनएवी निकाली जाती है, जो उसके बेसिस पर फिर आप खरीदोगे उतनी वैल्यू पर मिलेगा, तो उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप म्यूचुअल फंड में ये नहीं सोच सकते चलो यार आज सुबह खरीदूंगा, आधे घंटे बाद बेच दूंगा, या कल खरीदूंगा इतने में और इतने में बेच दूंगा। रियल टाइम प्राइस नहीं बदलता रहता, दिन खत्म होगा, एक वैल्यू निकलेगी, आपने यूनिट्स खरीदे तो उस वैल्यू पर खरीद लिए, अब बेचोगे ऑब्वियसली कब बेचोगे वो आपको पता। खर्चा ईटीएफ में बहुत कम खर्चा है, क्योंकि यहाँ कोई कंपनी नहीं है ना, यहाँ आपको किसी को एएमसी चार्जेस ये वो चार्जेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने तो सिंपल ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है, जाओ उसमें और जाकर शेयर खरीद लो, जाओ उसमें और जाकर ईटीएफ खरीद लो, इतना सिंपल है। लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा खर्चा आपका ज़्यादा आता है, ऑब्वियसली कंपनी इन्वॉल्व है, मैनेजर इन्वॉल्व है, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, आपके पैसे को निवेश कर रहे हैं। डीमैट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। म्यूचुअल फंड में डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ अच्छी बात क्या है कि जब आप डीमैट ओपन करते हो तो आप उसमें म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, बस हाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते रियल टाइम, लेकिन चाहो तो पैसा लगा सकते हो। पर अगर आपका मन नहीं है कि नहीं सर मैं तो डीमैट अकाउंट नहीं खोलूंगा, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको नहीं खोलना तो भी आप म्यूचुअल फंड में बिना डीमैट अकाउंट के भी पैसा निवेश कर सकते हो। बाकी तो खैर सिप ऑप्शन की बात करें तो ईटीएफ की जनरली लोग क्या करते हैं, खुद ही खरीद लेते हैं, तो उसका कोई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट नहीं बनाते, कि ऐसा नहीं होता कि मैं ना हर हफ्ते हर महीने 1,000 रुपए की या 100 रुपए की ईटीएफ खरीदूंगा, लोग कम करते हैं। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है, वहाँ पर तो आप लिमिट अपनी लगा दो कि भाई मैं हर महीने 1,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहूँगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। हालांकि सिप ऐसी चीज़ है जो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की मोहताज नहीं है, सिप का मतलब तो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो भैया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट तो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो ना। आपने अगर मन बना रखा है कि मैं हर मंगलवार को शाम को 7 बजे बर्गर खाऊंगा, तो वो भी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही है कि भैया हर मंगलवार शाम के 7 बजे 50 रुपए खर्च, दैट्स इट, वो भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन ठीक है, जनरली ईटीएफ्स में लोग कम करते हैं या कम प्रचलित है, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलित है, तो खैर इसकी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो अब देखो अच्छे से समझ आ गया ना, तो म्यूचुअल फंड एक अलग कहानी है, ईटीएफ एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो मिक्स नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर ईटीएफ के कुछ फ़ायदे भी बता दो। हाँ बता देता हूँ, देखो फ़ायदे, और मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनली मैं बताता हूँ। मेरे जो मेंटीज़ हैं, जब मैं सेशंस लेता हूँ, बहुत से मेंटीज़ मेरे से पूछते हैं कई बार कि सर कौन सा शेयर लूँ, क्या लूँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं। मैं सिंपल एक ही आंसर उनको बोलता हूँ हमेशा कि देखो क्यों दिमाग लगा रहे हो, इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं हमेशा उनको स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ कि आप ईटीएफ में अपना इन्वेस्ट करो। सिंपल, आपको क्यों दिमाग लगाना। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने निफ्टी खरीद लिया, तो भाई आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा तो रहे हो, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए।
लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ETF में देखो बेनिफिट क्या है आपका, पहला डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जैसे ही आपने पैसा इन्वेस्ट करा तो आपका पैसा ऐसा नहीं कि एक कंपनी में लगा, आपने निफ्टी का अगर ETF खरीद लिया तो आपका पैसा एक नहीं 50 कंपनियों में लग रहा है एक प्रकार से। तो ETF में निवेश करने से क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आपका पैसा स्कैटर्ड हो गया, बहुत सारी चीजों में मल्टीपल कंपनियों के एक तरह से प्रोपोर्शन में लग रहा है, तो रिस्क थोड़ा सा बट जाता है। तो ये फायदा हो गया। खर्चा कम, ये मैंने आपको बता ही दिया। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा खर्चा ज्यादा रहता है। ETF तो जस्ट लाइक शेयर, सिंपल, आपको डीमैट में जाना है, एक बटन टाइप करना है, ऑर्डर देना है, बस लो खरीद लिया, इतनी देर, जितनी देर मैंने बोला उतनी देर में खत्म हो गया। इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। ऐसा नहीं होगा कि अरे सर निफ्टी तो ऊपर जा रहा है और मेरा ETF नहीं बढ़ रहा, ये क्या हो गया, होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि ETFs जो होते हैं वो किसी प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर निफ्टी का ETF है तो वो निफ्टी को फॉलो करेगा, गोल्ड का ETF है तो गोल्ड को फॉलो करेगा। तो आपने अगर गोल्ड ETF खरीदा और गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो भैया आपके ETF का भी प्राइस बढ़ेगा। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, आप चेक कर सकते हो। मान लो आपको लग रहा है मेरे ETF की वैल्यू नहीं बढ़ रही, क्या हो रहा है, तो चेक करो भाई, गोल्ड की वैल्यू भी नहीं बढ़ रही होगी। तो इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी है। म्यूचुअल फंड वाले में थोड़ा सा कम रहती है। अब कहाँ जा जाके चेक करते रहोगे कि उसने कौन से शेयरों में पैसे लगाए हैं, उनमें प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना प्रोपोर्शन का पैसा लगा हुआ है, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेबर ज़्यादा है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये भी फायदा होता है। बाकी तो ट्रेडिंग का फायदा है ही, जब मन करे बेचो, जब मन करे खरीदो, दिन में जितनी बार खरीदना है बेचना है करो। जब आपको लगे अरे गोल्ड सस्ता हो गया तो गोल्ड ETF खरीद लो, जब लगे गोल्ड महंगा हो गया तो उसी ETF को बेच दो। तो अब तो आपको सुनार की दुकान पे भी जाने की जरूरत नहीं है सोना खरीदने बेचने के लिए, सोचो। और अगर आपको लग रहा है कि यार गोल्ड ना महंगा होने वाला है तो खरीद लो अभी ETF, क्या दिक्कत है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, लिक्विडिटी जबरदस्त होती है, म्यूचुअल फंड से ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो आपको पता ही है पैसा लगाया तो कुछ टाइम बाद ही आप निकालोगे प्रोसेस से, पैसा कट के फिर आपके पास आएगा, इसमें वो चक्कर भी नहीं है। तो देखो लास्ट लाइन खुद पढ़ लो, देखो आपके लिए है स्पेशल। पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए क्या है, परफेक्ट। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब कि भाई आप एक्टिव इन्वेस्टर तो हो नहीं अभी, ऐसे तो है नहीं कि पूरे दिन बैठे हो आज तो मैं इन्वेस्टमेंट ही करूंगा, मैं तो पैदा ही इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ हूँ, मैं तो हूँ ही वॉरेन बफे, ऐसा तो है नहीं। आप तो कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या जॉब पर जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, काम कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपका काम तो है बस पैसा निवेश करो, वो अपना लगा रहे। तो उसके लिए ETF का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो इट इज़ परफेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया जी फायदा। लेकिन 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 हैविंग सेड दैट, ये रिस्क क्या है, और एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ पूरी वीडियो के लिए कि ये एजुकेशनल वीडियो है, कहीं पर भी इस वीडियो में मेरा मोटिव बेचने खरीदने की रिकमेंडेशन देने का बिल्कुल भी कदापि नहीं है, क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज 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 अपनी बुद्धि या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई निवेश करिएगा, कुछ भी अगर हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। चलो तो आ जाओ जी ETF के रिस्क पर। रिस्क जो है वो ऑब्वियसली जब रिटर्न है तो रिस्क भी होते हैं। रिस्क क्या होते हैं कि थोड़ा सा कभी कभी आपको ट्रैकिंग एरर दिख सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट होता है। वो कैसे होता है वो मैं समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है, इंडेक्स जो है लेट्स से निफ्टी, उसमें तो एक ही दिन में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत वॉलेटिलिटी की वजह से उतार या चढ़ाव आ रहा है ना। लेकिन आप देखो कि बिल्कुल सेम पेस पर, सेम प्रोपोर्शनेट पर आपके ETF में उतना उतार चढ़ाव शायद नहीं आ रहा हो। तो हो सकता है आपको लगे कि यार निफ्टी तो चेंज हो रहा है, मेरा ETF वैसा चेंज नहीं हो रहा, या गोल्ड में ऐसा हो सकता है कि गोल्ड तो एकदम से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपका गोल्ड ETF उतना नहीं बढ़ रहा घट रहा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो सूनर और लेटर आपस में कॉम्प्रीहेंड कर ही जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम का एक रिस्क लगता है। लिक्विडिटी रिस्क, अब पता चला आपने कोई ऐसा ETF ले लिया जिसके बहुत कम बायर्स हैं, आप कुछ अतरंगी करने लगे, आपने सोचा चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिंगापुर का इंडेक्स जो है वो खरीद लेता हूँ। अब आपने वो खरीद लिया, अब आपका मन कर रहा है नहीं मैं बेच देता हूँ,
तो भाई बेचने के लिए कोई ग्राहक भी तो होना चाहिए। तो आप तो अतरंगी थे, आपने तो मजे मजे में खरीद लिया, लेकिन कोई और नहीं खरीदने वाला। तो फिर कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि आपने खरीद तो लिया, बेच नहीं पा रहे, या बेच भी पा रहे हो तो फिर सस्ते में बेच पा रहे हो, कोई खरीदने का ग्राहक ढंग से मिल नहीं रहा। तो थोड़ा सा मतलब ईटीएफ वैसे भी नया कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको बायर सेलर जो है वो थोड़े से कंपैरेटिवली कम मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। बाकी देखो जी, डीमैट अकाउंट में आपको करना है काम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो जब शेयर खरीदते हो डीमैट अकाउंट में, तो ब्रोकर थोड़ा सा पैसा लेता है, तो सेम ईटीएफ खरीदोगे तो ब्रोकर थोड़ा सा पैसा तो ले लेगा, है ना। बाकी वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली, जो मेरा डिस्क्लेमर था वही ये है कि अल्टीमेटली है तो ये मार्केट इंस्ट्रूमेंट, हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी कर लो है होंगे सारे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमेशा मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मार्केट रिस्क रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। तो 100% अगर कोई आपको कह रहा है कि रिटर्न मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मार्केट रिस्क है, वही इसकी वोलेटिलिटी है कि मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से भाई देखो ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपका बीपी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो दिक्कत है, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ उसके लिमिटेड रिस्क होते हैं ईटीएफ्स के। बाकी ईटीएफ कैसे खरीदें सर? अब हमारा भी मन कर रहा है, हमें भी इन्वेस्ट करना है, आप बताओ। तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैंने जो स्कैनर कोड दिखाया था, या तो उसको स्कैन करो, ऑनलाइन अपनी डिटेल्स भरो और डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। नहीं तो आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें भी आप कर सकते हो ईटीएफ में निवेश। बहुत सिंपल है, आपको सिंपल सर्च में जाना है और टाइप करना है। क्या टाइप करना है? आप निपॉन निफ्टी ऐसा कुछ टाइप करोगे तो अपने आप लिस्ट आ जाएगी, तो आपको दिख जाएगा, वहां पे लिखा भी होता है ईटीएफ, ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाएगा। बस जो भी ईटीएफ खरीदना हो उसको सेलेक्ट कर लो। मार्केट ओपन मतलब 9:15 का इंतजार कर लेना। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो देखते देखते चलो भैया आज तो ईटीएफ खरीद रहे हैं, अभी रुक जाओ, सुबह 9:15 होने का इंतजार कर लो। 9:15 होते ही जो ईटीएफ मन करे वो खरीद लेना, बस अपना बाय ऑर्डर डाल देना, वो अपने आप खरीद लेगा। आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो सिंपल शेयर्स की तरह आपके डीमैट में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल है, तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक डीमैट की आवश्यकता है। सर कुछ ईटीएफ्स बताओ ना। तो देखो जी, ईटीएफ वैसे तो जो पॉपुलर कैटेगरी मैंने आपको बताई थी वो तो थी यूनिवर्सली, लेकिन अगर आपको कुछ बिगिनर्स के तौर पर अगर मेरी तरफ से मैं वैसे बताऊं तो भारत में तो बहुत तरह तरह के ईटीएफ है, लेकिन 3 सबसे सिंपल बता देता हूँ। छोड़ो नेस्डेक, छोड़ो बॉन्ड, अपने को क्या करना, विदेश में अपना भारत देश ही प्यारा भारत देश है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, एक कर दो निफ्टी में इन्वेस्ट, एक कर दो सेंसेक्स में इन्वेस्ट, एक हो गया जी गोल्ड में इन्वेस्ट, बस। तो इससे आपसे बड़ा निवेशक कौन? इतना तो आपके शायद पेरेंट्स ने भी कभी नहीं करा होगा अपने ज़माने में। तो बहुत सिंपल है इन्वेस्टमेंट के लिए ईटीएफ्स का चुनाव करना, टू स्टार्ट विद, और करके देखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। निफ्टी का ईटीएफ 100-150 रुपए में खरीद लो, क्या दिक्कत है? सेंसेक्स का ईटीएफ खरीद लो, गोल्ड का ईटीएफ खरीद लो, मुश्किल से मुश्किल 500-600 रुपए में ये काम करके देख लो, 1-2 महीने करके देख लो, बस। ना पसंद आए तो बेच देना, या जब मन करे तब बेच देना। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो, कहानी की अगर फाइनल समरी की आपसे बात करूं, इसको ध्यान से देख सकते हो। कुछ भी नहीं है ईटीएफ, इतना समझा दिया, इतना समझा दिया। सस्ता, ट्रांसपेरेंट, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सस्ता भी है, कहाँ 50 कंपनियों में निवेश करोगे, कहाँ उसी का ईटीएफ खरीद लो, सस्ते में काम हो गया। ट्रांसपेरेंसी बताई दी, कुछ छुपा नहीं है। डाइवर्सिफाइड है, वो आपको पता चल गया। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, वो आपको पता चल गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका ईटीएफ भी ग्रो करेगा। लॉन्ग टर्म में गोल्ड अगर महंगा होगा तो आपका गोल्ड ईटीएफ भी महंगा हो जाएगा, है ना। तो देखो अच्छी बात है, और छोटे अमाउंट से कर सकते हो। एक्चुअल में 50 कंपनी में निवेश करने जाओगे तो लाखों रुपए लग जाएंगे, और ईटीएफ आप कर सकते हो 1000 रुपए के अंदर, 500 रुपए के अंदर, और इससे सस्ता क्या। तो ये देखो फाइनल समरी। तो आपको सिंपल ईटीएफ की इस मास्टर क्लास से मुझे लगता है ईटीएफ का कॉन्सेप्ट भी और साथ ही साथ ईटीएफ का पूरा किस्सा कहानी समझ आ गया होगा। तो अब मेरे भाइयों बहनों, कर दो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा, और बिना शर्माए सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना।
छोटे से छोटे बच्चे से लेकर अपने घर के दादाजी दादी जी सबको भेज दो वीडियो। फाइनेंशियल लिटरेसी, दादी को भी तो पता चले कि वो जो सोने के हार खरीदती थी या सोना जो घर में रखा था, अब आपके बच्चे या आप या वो उसको डिजिटली भी खरीद सकते हैं। आप घर बैठे बैठे यूएस के मार्केट को खरीद सकते हैं, ईटीएफ। तो ये पूरी कहानी ईटीएफ की सब तक शेयर कर दो और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपको लर्निंग हो रही है वाकई में, तो ज़रूर वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। तो ये हमारी मास्टर क्लास सीरीज़ की ईटीएफ पर वीडियो थी, और कमेंट में आप ज़रूर ये भी बता सकते हो नेक्स्ट कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको मास्टर क्लास चाहिए इसी तरह सरल हिंदी भाषा में। तो आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा ज़रूर बताना। मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।